हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस कर रहे हैं हम लोग। ऑडियो वीडियो बताना। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियन, सचिन, रूपक, आशीष, अक्षय, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, कल मैंने आपको बोला था हाउस एंड होम वाला याद दिलाना। ये तो हमने कर लिया था। ही वेंट टू अब्रॉड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ही वेंट टू अब्रॉड गलत है, क्योंकि अब्रॉड एक एडवर्ब है और एडवर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं होता है। सिंपली क्या होना चाहिए? ही वेंट अब्रॉड। अब और भी कुछ लिख लीजिए, और भी कुछ लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में अक्सर आपको मिल जाएगा। नोट डालिए जो एग्जाम्स में बार बार आता है। जैसे एक लिखा मैंने, इट वॉज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। लाइक्स कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश होना। ही केम, ये एग्जाम का फेवरेट है। ही केम विथ बैग एंड बैगेज। वो बैग और बैगेज के साथ आया। बैग और बैगेज का मतलब है बोरिया बिस्तर के साथ आया। एक और वर्ड आता है, ही फॉट, ही फॉट विथ टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल अभी बाद में लिखना, पहले मेरे बोर्ड पे ध्यान दो, बोर्ड पे ध्यान दो। जैसे मैंने लिखा कि ही वेंट अब्रॉड, अब्रॉड के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अब्रॉड एडवर्ब होता है और एडवर्ब के साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक ऑब्जेक्ट चाहिए होता है और उस वर्ड को ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन। इन अनदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो प्रेपोजिशन के बाद हमेशा एक नाउन और प्रोनाउन आता है। बट यहाँ तो प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब आ रहा था, तो यहाँ तो प्रेपोजिशन नहीं लगेगा। अब देखो, ये एक फ्रेज है, ठीक है, कैट्स एंड डॉग्स। फ्रेज किसको बोलते हैं? शब्दों के समूह को फ्रेज बोलते हैं। तो ये एक फ्रेज है, ये एक फ्रेज है। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब है, मतलब बारिश हो रही थी। अब ये नहीं है कि आसमान से कुत्ते और बिल्ली गिर रहे थे, ऐसा तो सेंस नहीं आ रहा है। बैग एंड सॉरी, कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है मूसलाधार बारिश। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या है? अगर हमें बोलना है ना कि बहुत तेज बारिश हो रही थी, तो हम लोग क्या बोलेंगे? इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो कैट्स एंड डॉग्स एक फ्रेज है। उसी तरह ही केम विथ बैग एंड बैगेज। बैग एंड बैगेज का मतलब होता है वो बोरिया बिस्तर के साथ आया। मतलब बैग एंड बैगेज मतलब कंप्लीटली सारे सामान के साथ शिफ्ट हो गया। ये भी एक फ्रेज है। ही फॉट विथ टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल का मतलब होता है बहुत बहादुरी से फाइट करना। ये सारे फ्रेजेस है, ठीक है। ऑल दीज आर फ्रेजेस। जैसे इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ते हो ना, ये सारे मुहावरे हैं इडियम्स फ्रेजेस में से। कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है रेन हेविली, मतलब बहुत मूसलाधार बारिश। बैग एंड बैगेज का मतलब है पूरी तरह से वो मेरे घर आ गया, शिफ्ट हो गया। और टूथ एंड नेल का मतलब है स्ट्रांगली फाइट किया। और ये सब के साथ ये फ्रेज है। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा फ्रेज है, ये किसकी विशेषता बता रहा है? ठीक है, अकेला, ये एक ही वर्ड था तो ये एडवर्ब था, ठीक है। एक वर्ड कभी भी फ्रेज नहीं होता, फ्रेज होने के लिए दो या दो से ज्यादा शब्द चाहिए। इट वॉज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, तो कैट्स एंड डॉग्स किसकी विशेषता बता रहा है? रेनिंग की। और रेनिंग वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने के लिए एडवर्ब चाहिए। बट ये अकेला एडवर्ब नहीं है, 3 वर्ड से बना है, तो इसको मैं एडवर्बियल फ्रेज बोल सकती हूँ। उसी तरह ये बैग, वो बोरिया बिस्तर, बोरिया बिस्तर ही की विशेषता नहीं बता रहा है, बोरिया बिस्तर के साथ आया।
आया की बता रहा है, तो ये वर्ब है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब, तो ये भी फ्रेज है। और कौन सा फ्रेज है? एडवर्बियल फ्रेज। दूसरा, ही फॉट विथ टूथ एंड नेल, मतलब उसने बहुत बहादुरी पूर्वक फाइट किया। ही बहादुरी पूर्वक नहीं है, ही ने बहादुरी पूर्वक फाइट किया, और फाइट वर्ब है और वर्ब के साथ एडवर्ब चाहिए, और चूंकि 3 वर्ड का है तो इसको हम एडवर्बियल फ्रेज बोले। अब देखो, चाहे वाक्य में एडवर्ब हो या एडवर्बियल फ्रेज हो, ये अपने साथ प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है। लाइक प्रेपोजिशन है, ये हटेगा। विथ प्रेपोजिशन है, हटेगा, ये भी हटेगा। तो चाहे एडवर्ब हो या एडवर्बियल फ्रेज हो, उसके साथ प्रेपोजिशन नहीं होगा। सिंपली क्या होगा? इट वॉज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, ही केम। अगर हिंदी करते हैं तो वो बोरिया बिस्तर के साथ आया, और के साथ का मतलब होता है विथ, तो आपको लगेगा विथ लगा दिया जाए, बट नहीं लगेगा। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? क्योंकि ये सारे एडवर्बियल फ्रेज है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन या प्रोनाउन आता है, प्रेपोजिशन के बाद तो कभी भी एडवर्ब नहीं आता, इसलिए प्रेपोजिशन नहीं लगे। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, हाउस और होम वाला। लिख लीजिए, लिख के डन बोलिए। ठीक है, लिख लिया ना। अब हाउस और होम, अगर हिंदी मूवीज देखते हो बॉलीवुड की तो बोल दोगे मैम होम का मतलब होता है घर, और हाउस का मतलब होता है मकान, मकान को घर बनाना है। तो मकान का मतलब होता है, हाउस मतलब सिंपली, अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो हाउस तो वो सिंपली बिल्डिंग है, लेकिन उस बिल्डिंग में जब मेंबर्स, जब लोग आके रहने लगते हैं तो वो स्वीट होम बन जाता है। ठीक है, हाउस बनाया, आपने एक हाउस बनाया, बिल्डिंग बनाया, मकान बनाया, और जब उसमें लोग आके रहने लग जाते हैं तो वो होम बन जाता है। बट इससे तो काम नहीं चलेगा, हमें तो ग्रामेटिकल डिफरेंस देखना है। ग्रामर के पर्पज से होम और हाउस में क्या डिफरेंस? ये जो होम है, ये वाक्य में एडवर्ब का भी काम करता है, और ये होम जो वाक्य में नाउन का काम करता है, दोनों। और ये जो हाउस है वाक्य में, सॉरी, ये वाक्य में नाउन का भी काम करता है, और कभी कभी हाउस वाक्य में वर्ब का भी काम करता है। ठीक है, हमें तो हिंदी मीनिंग नहीं जानना है ना, हमें तो ग्रामर पर्पस से देखना है कि दोनों में डिफरेंस क्या है। द जंगल, जंगल क्या, फॉरेस्ट लिखो। द फॉरेस्ट इज अ होम टू मेनी एनिमल्स। ऐसा प्रेपोजिशन का भी एक एरर आता है, ऐसा भी आता है, फॉर भी लगा देते हैं। जो जंगल है बहुत सारे जानवरों के लिए घर का काम करता है, उसको, उनको शेल्टर देता है, आश्रय देता है, फॉर मेनी एनिमल्स। दूसरा लिखा मैंने, ही वेंट टू होम, या ही वेंट होम, वो घर गया।
ठीक है, हाँ, नोट कर लिया ना। देखो, पहला वाला में होम नाउन है, जो फॉरेस्ट है बहुत सारे जानवरों के लिए घर का काम करता है, आर्टिकल लगा है और आर्टिकल के बाद तो नाउन है। और एक याद रखना, अगर हिंदी ट्रांसलेशन करते हैं तो ये जो जंगल है बहुत सारे एनिमल्स के लिए घर का काम करता है, तो के लिए का हिंदी फॉर होता है, बट होम वर्ड हमेशा अपने साथ कौन सा प्रेपोजिशन लेता है? इट इज अ होम टू। ये भी कहीं नोट कर लेना। ये क्वेश्चन कैसे आएगा? फिक्स प्रेपोजिशन में आता है। होम के साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगेगा? आपको फॉर लगाने का मन करेगा? नहीं, टू होता है। अब देखो, ऊपर वाला सेंटेंस रॉन्ग है, नीचे वाला करेक्ट है, क्योंकि होम यहाँ तो नाउन है, बट होम कभी कभी एडवर्ब का भी काम करता है। ठीक है, होम एडवर्ब का भी काम करता है। वो कहाँ गया? घर गया। वेंट की विशेषता बता रहा, और होम एडवर्ब है, और एडवर्ब के साथ प्रेपोजिशन नहीं लगता है। सिंपली ही वेंट टू होम नहीं होगा, ही वेंट होम, ही वेंट होम। ठीक है, अब चलो हाउस देखते हैं। हाउस किसका काम करता है? लिखा मैंने द हाउस, द हाउस इज नियर द टेम्पल। ये जो हाउस है ये मंदिर के नजदीक है। मंदिर के नजदीक है, तो यहाँ का हाउस नाउन है ना, द लगा है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ का हाउस नाउन है। एक तो नाउन होता है और कभी कभी हाउस वर्ब भी होता है, इसको मैं वर्ब की तरह काम करवा रही हूँ। ठीक है, वर्ब की तरह। हाउस एज अ वर्ब, एज अ वर्ब हाउस का मतलब होता है, एक तो हाउस का मतलब घर वाला सेंस हो गया, मकान वाला, और एक हाउस का मतलब होता है किसी चीज को हाउस करना, मतलब चारों तरफ से घेरना, उसको प्रोटेक्ट करना, चारों तरफ से सराउंड करना। ओके, या प्रोटेक्ट करना, घेर के चारों तरफ से, प्रोटेक्ट करने के सेंस में भी आया। एक वर्ड ऐसा आया था, हाउस्ड, हाउस्ड वर्ड, और स्टूडेंट्स ऑप्शन में हाउस्ड वर्ड था, स्टूडेंट्स ने इसको चुना ही नहीं, जबकि यही करेक्ट आंसर था। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगा कि मैम हाउस तो नाउन होता है, और नाउन में ईडी लगा के थोड़ी पास्ट टेंस बनाते हैं। नाउन का पास्ट टेंस नहीं होता ना, पास्ट टेंस तो वर्ब का होता है, बट हाउस तो नाउन है, बट हाउस कभी कभी वर्ब भी होता है। ओके, और इसका पास्ट टेंस बना सकते हो हम, जैसे लिखा मैंने, द टॉल बिल्डिंग्स हाउस द मॉस्क। मॉस्क का मतलब है बड़े बड़े इमारत इस मस्जिद को चारों तरफ से प्रोटेक्ट कर रहे थे, घेरे हुए थे। तो यहाँ पे ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, मॉस्क का मतलब मस्जिद, और ये हो गया ऑब्जेक्ट। और यहाँ हाउस का मतलब क्या है? मकान के सेंस में नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स मस्जिद को चारों तरफ से घेर के प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ हाउस इज इन सेंस ऑफ प्रोटेक्टेड। तो हाउस को एज अ वर्ब भी यूज किया जा सकता है। ओके, होम को नहीं कर सकते। तो ये तो हाउस और होम वाला हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ, अब आ जाओ नेक्स्ट चलते हैं, इन और इनटू। इन और इनटू में क्या डिफरेंस है? कई जगह पे बच्चों का कहना होता है कि मैम इन और इनटू में यही डिफरेंस होता है। इन में मूवमेंट नहीं होता है, लेकिन ये वाला डेफिनेशन को फॉलो नहीं करना है। इन में कोई मूवमेंट नहीं होता है, और इनटू में, अभी लिखना मत, ठीक है, इनटू में मूवमेंट होता है। जैसे आप पहले से रूम के अंदर हो
तो ही वॉज इन द रूम, बट चल के रूम के अंदर गया चलते हुए, तो इनटू लगा देना। इनटू में मूवमेंट होता है, ठीक है, इनटू में मूवमेंट होता है, बट ये वाला इसको नहीं मानना है क्योंकि ये रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। जैसे मैंने लिखा ही वॉज स्विमिंग इन द रिवर या इनटू द रिवर, तो स्विम करते समय तो मूवमेंट हो रहा है, लिखना नहीं अभी, स्विम करते समय तो मूवमेंट हो रहा है और रूल के अकॉर्डिंग मूवमेंट के लिए तो इनटू लगाना चाहिए, बट इन लगेगा, तो ये रूल तो काम नहीं आया ना कि इन में मूवमेंट नहीं होता है, बट यहाँ तो मूवमेंट हो रहा है, स्विम करते समय हाथ पैर चला रहे हो, तो ये वाला नहीं फॉलो करना। आपको क्या फॉलो करना, इन में नो चेंज ऑफ मीडियम। अगर कोई पहले से नदी के अंदर तैर रहा है, तो पहले से नदी के अंदर है, तो यहाँ पे मीडियम कोई चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नदी के बाहर है, छलांग लगाकर कूद कर तब नदी के अंदर जाता है, तब इनटू लगाना, तो यहाँ में मीडियम या स्टेट चेंज होता है, ठीक है। ये वाला लिखिए, एग्जाम्पल दूंगी तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इनमें मीडियम चेंज नहीं होता है, अवस्था में कोई बदलाव नहीं होता, बट इनटू में एक जगह से एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंट्री होती है। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टक हो गया है। एक बार रीजॉइन कर लीजिए। हाँ, ये देखो, ही डाइव्ड। डाइव का मतलब होता है छलांग लगाना, जंप करना। ओके, छलांग लगा के, या जंप्ड वर्ड ही रहता। ही जंप्ड इन द रिवर या इनटू द रिवर, दोनों में डिफरेंस देखो। यहाँ देखो, ही वॉज स्विमिंग इन या इनटू द रिवर, वो पहले से पानी के अंदर है, पानी में तैर रहा है, पहले से पानी के अंदर है, मीडियम में चेंज नहीं हो रहा है, तो इन लगाना। बट ही डाइव का मतलब होता है जंप करना, जंप करके पानी के अंदर गया, ठीक है। जंप करके गया मतलब पहले कहीं और होगा, ओके, कहीं पे खड़ा होगा और फिर जंप करके कहीं पे खड़ा होगा और जंप करके फिर पानी में आया, तो मीडियम चेंज हो रहा है ना, बाहर से अंदर, तो यहाँ पे इनटू लगाना डाइव में। और जंप्ड में भी इनटू लगाना। ही जंप्ड इन द रिवर नहीं होगा, ही जंप्ड इनटू द रिवर, इनटू। उसी तरह ही फेल इन या इनटू द डिच। डिच का मतलब होता है गड्ढा, खाई, खाई में गिर गया, गड्ढे में गिर गया। ही फेल वर्ड में मूवमेंट है ना, मतलब पहले खाई के बाहर होगा, गड्ढे के जाके गड्ढे में गिर गया। ओके, पहले अगर ये सेंटेंस ऐसा, पहले लिखो इसको। अगर ये सेंटेंस ऐसा होता, ही वॉज लाइंग इन या इनटू द डिच। डिच का मतलब है गड्ढा, खाई, और ही फेल इन या इनटू द डिच, दोनों में डिफरेंस देख। ही वॉज लाइंग का मतलब है वो गड्ढे में पड़ा हुआ था, ठीक है। ही वॉज लाइंग, गड्ढे में, खाई में पड़ा हुआ था पहले से, तो इन लगाना। बट ही फेल, वो गड्ढे में गिर गया, पहले बाहर था, गिर के गड्ढे के अंदर गया, तो यहाँ भी मीडियम चेंज हो रहा, इनटू इनटू इनटू। उसी तरह स्विमिंग के साथ भी इनटू होगा। ठीक है, ही वॉज लाइंग, वो गड्ढे में पड़ा हुआ था और गिर के गड्ढे में गिर गया, बाहर था, गड्ढे के अंदर गया। ये भी हो गया, ठीक है। अब एक सेंटेंस, ये दोनों, द स्टूडेंट्स वॉक्ड इन द रूम
और यहाँ पे लिख रही हूँ द स्टूडेंट्स वॉक्ड, ये वाला नहीं आएगा, इसमें तो दोनों सही हो जाएगा, इनटू द रूम। ठीक है, ये वाला मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे दोनों के चांसेस है, दोनों करेक्ट है, इनटू भी लगा दिया सही है और इन भी लगा दिया सही है, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। द स्टूडेंट्स वॉक्ड इन द रूम मतलब रूम में पहले से स्टूडेंट्स है और चल रहे हैं। ठीक है, वॉक्ड इन द, जैसे आई एम वॉकिंग इन द रूम, आई एम वॉकिंग इन द रूम मतलब मैं इस रूम में चल रही हूँ, मैं पहले से रूम के अंदर हूँ, तब तो मैं इन लगाऊंगी। बट आई वॉक्ड इन टू द रूम, इसका मतलब है जैसे मैं दरवाजा खोल के और रूम के अंदर घुस रही हूँ ना, ठीक है, मैं बाहर थी और बाहर से अंदर घुस रही हूँ, मीडियम चेंज हो रहा है तो इनटू लगा दोगे। तो यहाँ तो दोनों सेंस दे रहा है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वॉक्ड इनटू मतलब रूम के बाहर से अंदर घुसा, और यहाँ तो पहले से ही रूम में वॉक कर रहा है, यहाँ दोनों जा सकता है, दोनों हो सकता है। अगर पहले से आप रूम के अंदर हो तो कोई मीडियम चेंज नहीं हो रहा है ना, तो इन ही लगाओगे। बट बाहर दरवाजा खोलकर अंदर घुस रहे हो, बाहर से अंदर आ रहे हो, मीडियम चेंज हो रहा है। ठीक है, ये भी हो गया, और भी कुछ एग्जांपल्स होगा, ये तो करवा ही दिया। ठीक है, वॉक्ड इनटू द फ्रॉग वाज लाइंग, वेल का मतलब है कुआं, जो मेढक है वो कुएं में पहले से पड़ा हुआ था, इसको लिखने की जरूरत नहीं, पहले से पड़ा हुआ था तो इन लगाना। बट यहाँ जो मेढक है जंप करके कुएं के अंदर गया तो इनटू लगा, इनटू। ठीक है, ये दोनों लिखने की जरूरत नहीं। ये देखो, द वाटर वॉज इन द बॉटल या इन टू द बॉटल, पहले से पानी जो है बॉटल में था तो इन लगाना। अगर यही सेंटेंस ऐसा रहता, ही पोर्ड, पोर्ड का मतलब होता है पानी को डालना बॉटल में, ही पोर्ड द वाटर इन या इन टू द बॉटल। अब देखो यहाँ यहाँ क्या सेंस जा रहा है, द वाटर वॉज, पानी बॉटल में था और उसने पानी को बॉटल में डाला, इसका मतलब है पानी कहीं और था, उसको फिर बॉटल में डाला गया, बॉटल के अंदर, बाहर से अंदर, तो यहाँ पे इनटू लगा, इनटू। ये भी हो गया। हाँ, नेक्स्ट, ये वाला पोर वाला कर दिया, द रेसिडेंट्स वर, अगर आप पहले से परेशानी में हो, वहां के रहने वाले लोग परेशानी में थे तो इन लगाना। ही जैसे बोलते हैं ना, ही वॉज इन ट्रबल, वो परेशानी में था, और एक बोलते हैं वो परेशानी में पड़ गया, तो ही गॉट, यू गॉट इन ट्रबल नहीं होता, गॉट इन टू ट्रबल, गॉट इन टू ट्रबल। दूसरा, द पेन वॉज, पेन पहले से पॉकेट में था तो इन लगाओगे। अगर इसी सेंटेंस को मैं ऐसा लिखती, ही पुट द पेन, he put the pen into the pocket,
उसने पेन को पॉकेट में डाला, पेन को पॉकेट में डाला, पेन कहीं और था, हाथ में था, अंदर पॉकेट में डाला, मीडियम चेंज हो रहा है तो इनटू लगाना, और पहले से ही पेन पॉकेट में था तो इन लगा। अभी इन और इनटू में बहुत सारा चीज करना है। ओके ठीक है, ही पुट द पेन, पेन को पॉकेट में डाला, और यहाँ तो पेन पहले से पॉकेट में था तो इन लगाना। चलो ये भी हो गया। ये वाला मत लिखना, ये तो लिखवा दिया। और ये आपके सीपीओ में आया था, ठीक है, सीपीओ में आया था सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। फिल्दी का मतलब होता है डर्टी, गंदा। गंदा रोड्स को पूरी तरह से साफ रोड्स में बदल दिया गया, तो गंदा से साफ में चेंज हुआ, स्टेट बदला, तो द फिल्दी रोड्स वर चेंज्ड, चेंज्ड इनटू होता है, चेंज इनटू। अभी ट्रांसलेट वाला अलग से लिखेंगे। छोटा छोटा एरर्स है प्रेपोजिशंस का, बट इंपॉर्टेंट है। ओके, ट्रांसलेट वाला अब कर रही हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर वाक्य ऐसा आए, ट्रांसलेट द पैसेज, ट्रांसलेट द पैसेज इन हिंदी या इनटू हिंदी, मतलब पैसेज को हिंदी में ट्रांसलेट करो। मतलब पैसेज किसी और लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश में होगा, अब उसको आप हिंदी में पूरी तरह से चेंज कर रहे हो तो इनटू लगाओगे, क्योंकि ट्रांसलेशन में एक मीडियम से, एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज होता है तो इनटू लगाना। बट ये अगर ऐसा आ गया, अगर इसके साथ फ्रॉम वर्ड आ गया, अगर अकेला ट्रांसलेट हो तो इनटू लगाना, बट ऐसा आ गया ट्रांसलेट द पैसेज फ्रॉम हिंदी डैश इंग्लिश, हिंदी से इंग्लिश में बदलो, अब फ्रॉम आ गया, ठीक है। आप बोलोगे मैम ट्रांसलेशन में तो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में चेंज होता है ना, तो इनटू लगा देना है, बट फ्रॉम आ गया तो फ्रॉम के साथ हम इनटू नहीं लगाते, फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है। फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, टू टू टू। और एक चीज मुझे और बताना था, जब मैं आपको सिंस एंड फ्रॉम बता रही थी ना, कि ऐसा कुछ बताया था कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, ओके, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, और फ्रॉम ये भी पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, फ्रॉम दोनों पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, सिंस एंड फ्रॉम दोनों पॉइंट ऑफ टाइम बताता है। और सिंस वाला सेंटेंस परफेक्ट में होता है और फ्रॉम वाला सेंटेंस परफेक्ट में नहीं होता है। और एक और डिफरेंस है, सिंस के साथ टू नहीं लगता है कभी, फ्रॉम के साथ टू लगता है। सिंस बस एक ही पॉइंट बताता है, सिंस मंडे, लेकिन आपको बोलना है कि मंडे से फ्राइडे, तब तो आपको फ्रॉम यूज करना होगा, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे।
फ्रॉम के साथ इन भी नहीं लगता है, फ्रॉम के साथ इनटू भी नहीं लगता है, फ्रॉम के साथ हमेशा टू लगता है। तो थोड़ा ट्रांसलेशन वाला देख लीजिएगा, सिर्फ ट्रांसलेट है तो इनटू लगाना, अगर फ्रॉम आ गया तो टू लगा। अभी और भी इम्पोर्टेंट है, ये तो हो गया हिंदी टू इंग्लिश। अब तो हाँ, अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये एग्जाम का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाला, एंटर। एंटर का मतलब ही होता है प्रवेश करना, ठीक है। एंटर का मतलब होता है कहीं पे प्रवेश करना। एग्जाम में क्या करेंगे, एंटर, आपको लगेगा मैम एंटर का मतलब तो प्रवेश करना, कहीं बाहर हो, रूम के अंदर आ रहे हो, तो एंटर के यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है तो एंटर के साथ इनटू लगा देंगे, गलत है। एंटर के साथ इन लगा देते हैं, गलत है। एंटर के साथ टू लगा देंगे, गलत है। बस याद रखना है कि एंटर वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं है, कोई प्रेपोजिशन नहीं लेगा। सिंपली क्या होगा, ही एंटर्ड ऐसा लगा देंगे, ही एंटर्ड इन द रूम, ही एंटर्ड इनटू द रूम, ही एंटर्ड टू द रूम। या कोई बैंक वगैरह में घुस रहे हो, ही एंटर्ड इन द बैंक, इनटू द बैंक, टू द बैंक, ये भी गलत है, गलत है। एंटर वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है ना, तो ये तीनों गलत है। सिंपली क्या होगा, ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द बैंक। एंटर्ड वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन लेता ही नहीं। ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड द बैंक, तो ये एंटर वर्ड अपने साथ नो प्रेपोजिशन। लेकिन फिर एक और चीज याद रखना है कि एंटर वर्ड अपने साथ नो प्रेपोजिशन तब लेगा जब वो किसी प्लेस के सेंस में हो। रूम क्या है, रूम एक प्लेस है। बैंक क्या है, बैंक भी एक जगह है, बैंक के अंदर घुसा, ये सब जगह है। जगह के सेंस में एंटर वर्ड अपने साथ कोई प्रेपोजिशन नहीं लेता है, ठीक है, प्रेपोजिशन नहीं लेता है। लेकिन अगर आप किसी गठबंधन में एंटर कर रहे हो, यू एंटर इनटू एन अलायंस, यहाँ एंटर का मतलब प्रवेश करना नहीं है, ठीक है। जहां एंटर का मतलब कहीं प्रवेश करना, कहीं लिटरली घुसने का सेंस हो, बैंक के अंदर घुस रहे हो, रूम के अंदर घुस रहे हो, किचन के अंदर घुस रहे हो, तो ये सब तो जगह है, इनटू मत लगाना। बट किसी अलायंस में एंटर कर रहे हो तो इसका मतलब उस अलायंस का मतलब होता है गठबंधन, तो वो गठबंधन कोई जगह नहीं है कि उसके अंदर आप चल चल के घुस रहे हो। एंटर इनटू एन अलायंस का मतलब है उस गठबंधन का, टू बिकम अ पार्ट ऑफ, उस गठबंधन का हिस्सा बनना, ठीक है, किसी चीज का हिस्सा बनना। या तब वहां पे इंटू लगा सकते हो। एंटर के साथ इंटू तभी नहीं लगेगा ना, एंटर वर्ड के साथ कोई प्रेपोजिशन तभी नहीं लगेगा जब प्लेस का सेंस हो, इंटू वगैरह मत लगाना। बट किसी गठबंधन का हिस्सा बन रहे हो, किसी एग्रीमेंट का हिस्सा बन रहे हो, ठीक है, किसी वार्तालाप का हिस्सा बन रहे हो, किसी डिस्कशन का हिस्सा बन रहे हो, तो वहां पे लगा सकते हो एंटर इनटू अ डिस्कशन। तो वहां पर घुसने का सेंस नहीं है, उस डिस्कशन का, वार्तालाप का हिस्सा बनना, कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनना, उस एग्रीमेंट का हिस्सा बनना, उस गठबंधन का हिस्सा बनना, वहां लग जाए।
एक एक मैसेज था, ये मैं प्रॉपरली समझ नहीं पाई कि ये बोलना क्या चाह रहा है, जरा बताना आप लोग। ठीक है, एक है, मैम आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, बट आई एम फील शेम ऑफ अवर गवर्नमेंट। आवर गवर्नमेंट मतलब वो अपने गवर्नमेंट की बात कर रहा है। बट आई फील शेम ऑफ अवर गवर्नमेंट दैट इट इज क्लियर दैट यू कांट विन कश्मीर, ठीक है, स्टिल यू आर नॉट गोइंग बैक इन ऑर्डर टू हैव पीस देयर। अपने आप को क्या मुस्लिम कंट्री समझती है और एक छोटा सा कश्मीर को उनका हक नहीं दिला सकती, शेम। ये लाइन मुझे प्रॉपरली क्लियर नहीं हो रहा, क्या बोलना चाह रहा है ये। अपने आप को मुस्लिम कंट्री समझती है और एक छोटा सा कश्मीर को उनका हक नहीं दिला पा रही। तो इसका लाइन मैं समझी नहीं, समझ लो अगर कुछ नेगेटिव है तो इसको मैं ब्लॉक करूं, बैन करूं हमेशा। क्या बोलना चाह रहा है। बट आई फील अशेम ऑफ अवर गवर्नमेंट, हम अपने शेम्ड है, शर्मिंदा है अपने गवर्नमेंट के कि अपने आप को मुस्लिम कंट्री समझती है और एक छोटा सा कश्मीर को उनका हक नहीं दिला पा रही। कौन सा हक है जो वो दिलाना चाह रहे थे। हाँ, यही मैं इसको ब्लॉक करना चाह रही। नहीं, मुझे लग रहा है इंडिया का सपोर्ट कर रहा है वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ है। हाँ, एक तो मैं समझ गई कि उसको मतलब वो अपने गवर्नमेंट के खिलाफ है, लेकिन ये बोल रहा है अपने आप को मुस्लिम कंट्री समझती है और एक छोटा सा कश्मीर को उसका हक नहीं दिला पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। पीओके चाहिए, पीओके चाहिए उसको, हाँ लग रहा है ना। पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है, इसको मैं अच्छे से पढ़ के ब्लॉक करूंगी। एंटर इनटू एन एग्रीमेंट, एंटर इनटू अ डिस्कशन होता है। देखो वो क्लासरूम के अंदर घुसा, तो क्लासरूम तो एक जगह है, तो कोई प्रेपोजिशन नहीं लगाना। ही एंटर्ड द क्लासरूम, ठीक है। वो बैंक भी एक जगह है, कोई प्रेपोजिशन मत लगाना, नहीं लगाना, नहीं लगाना। उसका सरकार उसको पीओ के नहीं दिलवा पा रहा है ना, पता नहीं क्या बोलना चाह रहा है। कश्मीर को आजाद करवाना चाह रहे हैं। टूटा फूटा लिख के भेजा है ना, क्लियर भी नहीं कर रहा है क्या बोलना चाह रहा है। उसकी सरकार आजादी दिलवाई है। कल मैं 12 बजे वाले बैच में थोड़ा बहुत मैंने बात कर लिया था, ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बात कर लिया था रिलीजन से रिलेटेड। वैसे मैं करती नहीं हूँ, लेकिन कल तो मैंने किया था। जैसे जैसे बोलते हैं ना कि टेररिज्म हैज नो रिलीजन, टेररिज्म का कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन इस बार टेररिज्म का धर्म था, और ये बोलते हुए ना मुझे कोई डर नहीं है, ठीक है। आई एम एन हिंदू, ठीक है। मैं सारे मुस्लिम्स और वो सब कम्युनिटी को क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, सबको नहीं कर रही हूँ जो गलत, क्योंकि अच्छे भी है सब। लेकिन इस बार टेररिज्म का रिलीजन था। आप लोगों ने भी आप लोग मेरी बात से एग्री करो, इस बार रिलीजन था ना, क्योंकि इस बार उसने रिलीजन पूछ पूछ के मारा है। और इस बार ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी आके बोल रहा है कि मैं उनको झूठा समझ लूं। इस बार जो पीड़ित लोग थे, जो ट्रॉमा में थे, जो विक्टिम्स जो ट्रॉमा में थे, सदमे में थे, वो सब आके बोल रहे थे कि क्या किया। तो इस बार तो रिलीजन था। इस बार ना हम लोग और नकार नहीं सकते, और ज्यादा डिप्लोमेट नहीं बनना है। जो गलत है गलत है। मतलब मैं तो कल पढ़ा के गई ना, मतलब मैं बड़ा दुखी हो गई थी कल पढ़ा के। जब जब मैं आप जिस जगह पे गए रहते हो ना, और खास करके वहां पे कुछ होता है तो आप और रिलेट कर जाते हो। कल मैं देख रही थी जो एक कपल है ना, जिसका वर न्यूली मैरिड था ना, उनका 16-17 अप्रैल को शादी हुआ था। तो उनका डेड बॉडी जब दिल्ली एयरपोर्ट पे आया, ठीक है, वहां पे चीफ मिनिस्टर भी गए थे, रेखा गुप्ता। और वो जिस हिसाब से, मतलब डेड बॉडी के सामने वो लड़की रो रही थी ना, मतलब दैट वाज वेरी, व्हाट शुड आई से, मतलब बहुत 6 डेज हुआ था। तो वो जब रो रही थी, मतलब मन दुखी हो गया है। मतलब इतना न्यूली मैरिड गर्ल, क्या गलती थी, घर से निकली थी दोनों कपल खुशी खुशी। तो वो वाला, हाँ, विनय नरवाल।
विनय नरवाल हरियाणा से है, तो बड़ा मतलब बिहार से भी थे। नहीं है, कहीं कहीं तो लूपहोल हो गया है, कहीं कहीं तो गवर्नमेंट के साइड से भी ना वहाँ सिक्योरिटी इतने दिन से ना, आज तक टूरिस्ट लोग के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, पहली बार हुआ है उस जगह पे। श्रीनगर में गई हो ना, पूरा श्रीनगर को उन्होंने मतलब पूरे छावनी में बदला हुआ है। श्रीनगर में जगह जगह सिक्योरिटी, और भी मुझे जगह दिखा, लेकिन ऊपर उन्होंने पहलगांव में भी मुझे सिक्योरिटी दिखा था, लेकिन ऊपर जहाँ पे वो वैली था वहां पे कहीं ना कहीं कमी तो रही गई है, कुछ सिक्योरिटी में कहीं कमी रह गई है। और कहीं कहीं पे ना, जब आपके घर का भेदी वाला जो है ना, लोकल लोकल लोगों ने भी, लोकल मतलब थे लोग तो नहीं बोलूंगी, सपोर्ट कर दिया, लोकल टेररिस्ट ही बोलूंगी, एंटर इनटू एन अलायंस वगैरह हो सकता है। ये चलो, अब आ जाओ, एक और लिख लो, थ्रो या थ्रीव। अगर आप कोई पेपर को डस्टबिन वगैरह में डाल रहे हो, तो यहाँ भी तो स्टेट बदल रहा है ना, आपके हाथ में पेपर था और आप डस्टबिन में डाल रहे हो, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? थ्रो का पास्ट टेंस थ्रू के रूल के अकॉर्डिंग इनटू होना चाहिए ना, बट इन होगा। थ्रो वर्ड या थ्री वर्ड हमेशा अपने साथ इन लेते। बता रहे हैं पकड़े उनको, मतलब देखो मैं तो ये मानती हूँ ना कि वो जो 5 टेररिस्ट थे, जो भी 5-6 जितने भी थे, उनको तो मारने मतलब उनको मार के बदला नहीं होगा ना, बदला तो और बड़े लेवल पे लेना होगा, क्योंकि उनके तो मास्टरमाइंड कहीं और है। और इतना घना जंगल है ना, ये सब कहाँ कहाँ छिपे होंगे, क्या मतलब छुपे होंगे इनका, इनको तो खैर मारना है ही, ठीक है, लेकिन इससे भी बड़ा कुछ होना चाहिए, इससे भी बड़ा कुछ होना चाहिए। जो 26-27 लोग मारे गए, मतलब आई कैन अंडरस्टैंड, कोई वाइफ खड़ी है, मतलब सारे हस्बैंड को एक साइड कर दिया, वाइफ को एक साइड कर दिया, और वाइफ के सामने, बच्चों के सामने, मतलब वो भी एकदम सिर पे सबको गोली मारते जा रहे थे। अब क्या मतलब सीन होगा, से बाहर निकलना ना, जो लोग वो देख के आए हैं उसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। हम लोग सुन सुन के इतना दुखी हो जा रहे हैं ना, बाहर निकलना। और उसमें से एक जो हॉर्स वाले थे जो उन लोग को ले गए थे, खैर उसने तो, वो भी तो शहीद हो गया था, ही वॉज ऑल्सो मुस्लिम, ठीक है, तो उसने विरोध किया। वहाँ वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं ना, मैं गई हूँ ना, वो सब काफी अच्छे हैं, ठीक है, जो कश्मीरी वहाँ पे है वो सब काफी अच्छे हैं, ठीक है, उनका आधा से अधिक टूर इकोनॉमी, सॉरी टेररिज्म लिख दिया, आधा से अधिक इकोनॉमी टूरिज्म से चलता है, तो वो सब काफी अच्छे से बातचीत करते हैं। देखो वो शहीद हो गया, मार्टियर हो गया, उन लोग को बचाने के चक्कर में। तो कुछ ना, कल तो अकल था आप लोगों ने, हाँ, हॉर्स वाला था, आदिल नाम था उसका, उसका भी कल दिखा रहा था, विरोध किया उसने। तो कुछ ना कुछ तो इसका करना होगा। अब मेरे को ना बच्चे, देखो मेरे को ऐसे क्लास में बोलना नहीं चाहिए, ठीक है, मेरे को क्लास में ऐसा बोलना नहीं चाहिए। बच्चे मुझे बोल रहे हैं ना कि मैम पाकिस्तान से जितने बच्चे आपसे पढ़ने आते हैं ना, सबको बैन कर दीजिए। मैं कैसे बैन कर दूं, यूट्यूब मेरे हाथ में नहीं है ना, ठीक है मैम, आप इतना न्यूट्रल होके उन लोग को भी पढ़ाते हो। कल कितने सारे मैसेजेस आए मेरे पास कि मैम यूट्यूब से उनको ना मतलब बैन कर दीजिए, और मतलब अपना क्लास नहीं देखने दीजिए। तो ऐप पे होते तो मैं बैन कर देती, ठीक है, ऐप पे होते तो मैं अपना क्लास नहीं देखने देती, ठीक है, एजुकेशन हैज नो बैरियर्स, लेकिन जब इतना ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रहा है तो उतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। लेकिन यूट्यूब मेरा नहीं है ना, मैं यूट्यूब पे कुछ नहीं कर सकती। ही थ्रू द पेपर इन द डस्टबिन या इनटू द डस्टबिन, थ्रो वर्ड या थ्री वर्ड हमेशा अपने साथ इन लेते। भाई आपकी सरकार वहां से गलती होगी तो झेलना तो सबको पड़ेगा। आपकी गलती अगर कॉमन लोगों की गलती नहीं भी है, झेलना तो सबको पड़ेगा। ही थ्रू द बकेट इन, थ्रो या थ्रू वर्ड हमेशा अपने साथ इन लेते, इन। वैकेंसी बढ़ा दो, जम्मू कश्मीर की पोस्टिंग दे दो। हाँ, इतने लोग चले जाएंगे फिर लोकल कश्मीरी नहीं रहेंगे।
नहीं, जो लोग ना इंडिया में रह के ये जो ड्रामा कर रहे हैं ना, मैं तो मतलब उनको बॉयकॉट करती। जो इंडिया में रह के डिप्लोमेट बनने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे मेरे स्टूडेंट है जो भी, इस समय में डिप्लोमेसी नहीं चलेगा। खुल के किसी एक साइड को आपको सपोर्ट करना हो, ठीक है। डिप्लोमेसी नहीं चलेगा कि मैम ये भी तो हो सकता है, वैसा हम नहीं बोल सकते, वैसा हम नहीं बोल सकते। इस बार बहुत गलत हुआ है, रिलीजन के नाम पे टूरिस्ट की हत्या हुई है, तो इस बार तो किसी ना किसी एक को सपोर्ट करना ही होगा, डिप्लोमेसी नहीं चलेगी। कल तो बहुत एमईए का कल आया था ना अपडेट्स, उन्होंने बहुत अच्छा अच्छा डिसीजन लिया। ये तो अभी शुरुआत है, थ्रो या 3 वर्ड हो गया। अब आ जाओ ऑन, अपॉन और ऑन टू, ठीक है। इन और इनटू में डिफरेंस क्लियर हो गया। इन और इनटू का याद रखना है, इन और इनटू का याद रखना है कि एंटर वर्ड के साथ इनटू एकदम नहीं लगता है। कब? जब प्लेस का सेंस है। जब प्लेस का सेंस है तो कोई प्रेपोजिशन लगता ही नहीं, बट किसी गठबंधन वगैरह में एंटर कर रहे हो तो वहां पे इनटू लगा देना, ठीक है, वहां पे लगा देना। एंट्री के साथ भी इनटू लग सकता है। क्या डिफरेंस है? एंट्री इनटू लग सकता है, एंट्री नाउन है, एंट्री के साथ हम इनटू लगा सकते हैं, बट एंटर, एंटर वर्ब है, उसके साथ इनटू मत लगाना, नहीं लगाना। हमारे बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो मुस्लिम्स हैं, ठीक है। तो एकदम ऑफेंडेड फील नहीं करना है, मैं ऐसा कुछ नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोल रही। बैच में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो मुस्लिम्स हैं, लेकिन एकदम सबको साइड करो, वो स्टूडेंट्स भी। लेकिन आप लोग भी ये मानोगे ना कि जो हुआ कश्मीर में वो गलत है, ठीक है। जो कश्मीर में हुआ ना, दैट वाज टोटली रॉन्ग। सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटेड है, समझते हैं ये इनोसेंट निर्दोष टूरिस्ट के साथ हत्या, वो एक तो एकदम रॉन्ग था। क्योंकि हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे मुस्लिम्स और हिंदूज छोड़ो, वो तो गलत मैंने लिख दिया, वो सारे हमारे स्टूडेंट्स मुस्लिम हिंदूज तो छोड़ो, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा खुल के, ऐसा नहीं है कि मैं ऊपर ऊपर बोल रही हूँ, ठीक है, खुल के बोल रही हूँ कि वो मुस्लिम्स बाद में है, पहले वो हमारे इंडियंस है, और इंडियंस के पहले वो ह्यूमन बींग्स है, ठीक है, वो ह्यूमन बींग्स है। जिसको सही और गलत के बीच में डिफरेंस पता है तो वो एग्री करेंगे, सब एग्री करेंगे। कुछ लोग थोड़ा सा कूल दिखने के चक्कर में ना, कुछ लोग थोड़ा सा कूल दिखना चाहते हैं स्टूडेंट्स वाले, तो वो कुछ अलग ही ओपिनियन देंगे। जो सच है, जो सादा लोग मानते हैं ना, उससे थोड़ा सा हट के। अब आ जाओ ऑन, अपॉन और ऑन टू। पहले तो एक डायग्राम बनाती हूँ। जैसे कोई टेबल है, कोई टेबल है और कोई टेबल पे बुक पड़ा हुआ है, ये जो बुक है ये टेबल पे है, तो मैं क्या बोलूंगी? ऑन। ऑन में ऑन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ओके। कोई भी कप, प्लेट, बुक टेबल पे पड़ा हुआ है, पहले से कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन का हिंदी होता है पर, ऊपर मत बोलना, टेबल के ऊपर नहीं है। टेबल के ऊपर मतलब यहाँ पे होगा, ऊपर का मतलब होता है सरफेस से सटा हुआ नहीं है। बट पर का मतलब है कोई भी चीज सरफेस से कांटेक्ट में है, ठीक है, कांटेक्ट विद द सरफेस। लिखना मत अभी, कांटेक्ट विद द सरफेस, कोई भी चीज सतह से कांटेक्ट में है, सटा हुआ है, पड़ा हुआ। द बुक इज ऑन द टेबल, ओके। द कंप्यूटर इज ऑन द टेबल, द कैमरा इज ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर हवा में नहीं है, ये टेबल से सटा हुआ है, तो ऑन हो गया, ऑन। लेकिन अगर कोई चीज ऊपर से गिर के तब टेबल पे आ रहा है, जैसे मैंने कोई कोई शेल्फ वगैरह है और यहाँ पे कोई बुक वगैरह रखी हुई है, और ये बुक ऊपर है, अप है, और गिर के नीचे आ रहा है, तो मैं क्या बोलूंगी? कोई भी चीज गिर के नीचे आ रहा है ना, तो उसको मैं बोलूंगी अपॉन। द बुक फेल अपॉन द टेबल। अपॉन में क्या होता है? पहले मूवमेंट होता है,
उसके बाद सरफेस से कांटेक्ट होता है। यहाँ तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, पहले से सरफेस से कांटेक्ट पे है, पहले से बुक पड़ा हुआ है। ओके, और यहाँ गिर के तब सबसे अप से, देखो अप से ऑन में आ रहा, तो ये अपॉन हो गया। ठीक है, अपॉन। और एक वर्ड होता है ऑन टू। अपॉन का मतलब है ऊपर से कोई चीज नीचे आ रहा है, और एक वर्ड होता है ऑन टू। ऑन टू का मतलब क्या होता है, जैसे कोई भी व्यक्ति या कोई जानवर व्यक्ति जंप करके और ऊपर जाके बैठ रहा है। ठीक है, देखो ऑन, ऑन और टू। टू का मतलब है एक प्लेस से दूसरे प्लेस जंप करके ऊपर जाके बैठ रहा है, तो नीचे से जाके ऊपर बैठ रहा है, तो उसके लिए ऑन टू लगाएंगे। कोई भी चीज ऊपर से आके नीचे सतह पे गिर रहा है तो अपॉन लगाएंगे। तो ऑन टू में भी मूवमेंट होता है। ठीक है, और अपॉन में भी मूवमेंट होता है। अपॉन में भी मूवमेंट है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है? ऑन में तो कोई मूवमेंट नहीं है, पहले से टेबल से सटा हुआ है बुक। ऑन टू में क्या होता, अपॉन में क्या होता, अप से ऑन आता, ऊपर से कोई चीज नीचे गिर रहा है। और ऑन टू में ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, जंप करके जाके टेबल के ऊपर बैठ गया। ठीक है, हाँ, तो यही वाला था। देखो, ऑन का मतलब होता है व्हेन द बॉडी और ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद सम अदर ऑब्जेक्ट। इतना लंबा मत लिखो, इतना लंबा क्यों लिखोगे, ऐसे लिखो, ऑन, अपॉन। अभी हम प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कर रहे हैं ना, ऑन टू। ऑन में द बॉडी, कोई भी बॉडी या कोई भी सामान, ऑब्जेक्ट is in contact with the surface. The body is in contact with the surface. Body surface से contact में है और no movement, movement नहीं हो रहा है, पहले से टेबल पे पड़ा हुआ। और upon में, up, ऊपर से नीचे, upon में first movement, पहले ऊपर से मूवमेंट होके, एंड देन फर्स्ट मूवमेंट, एंड देन द बॉडी comes in contact with the surface. पहले मूवमेंट होता है, फिर कोई भी बॉडी सरफेस से कांटेक्ट में आता है। ठीक है, ओके। और दूसरा एक होता है ऑन टू। अपॉन और ऑन टू में क्या डिफरेंस है? इसमें भी मूवमेंट होता है, तब बॉडी सरफेस से आता है, बट यहां होता है अप से, ऊपर से नीचे, और यहां नीचे से ऊपर। ठीक है, यहां पे लिख लो फ्रॉम डाउन टू अप। ओके, यहां पे लिख लो ऊपर से नीचे कोई भी चीज जाकर बैठ रहा है ना, तो उसके लिए हम ऑन टू लगा देते हैं। अपने हिंदी में लिख लीजिए। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। अप में क्या होता है? अप में होता है कोई भी चीज ऊपर से सतह पे आके सट रहा है, और ऑन टू में कोई भी चीज नीचे से जंप करके ऊपर बैठ रहा है। अब आ जाओ, ये सब छोड़ो, एग्जाम्पल्स पे आओ। द बुक इज लाइंग, बुक जो है वो टेबल पे है। ठंड लग रही है। बुक जो है वो पहले से टेबल पे पड़ा हुआ है। लाइंग वर्ड में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, बुक पहले से टेबल पे है, तो ऑन लगा देना, अपॉन मत लगाना। अपॉन में मूवमेंट होता है, बट यहाँ कोई मूवमेंट हो रहा है। बट देखो यहाँ पे बुक फेल, बुक गिर के तब टेबल पे सटा, गिर के। देखो बुक तो नॉन लिविंग थिंग है। नॉन लिविंग थिंग अपने से जंप करके यहाँ थोड़ी बैठेगा। नॉन लिविंग थिंग में होगा क्या कि कोई चीज ऊपर शेल्फ पे रखा हुआ है और हवा में या कुछ आके नीचे गिर गया, ऊपर से नीचे आया है, तो अपॉन। क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट, फेल वर्ड से मूवमेंट का सेंस आ रहा है, और जब भी मूवमेंट होगा तो हम ऑन नहीं लगाते, अपॉन लगाते हैं। बट यहाँ पहले से पड़ा हुआ है बुक, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, और जब कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है तो हम ऑन लगाएंगे। द कैट वॉज सिटिंग, कैट पहले से टेबल चेयर पे बैठी हुई है। ठीक है, कैट पहले से चेयर पे बैठी हुई है, तो आप क्या लगाओगे? ऑन। बैठने में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, पहले से वो चेयर पे बैठी हुई है, टेबल पे बैठी, ऑन। और कैट के लिए ना, कैट के लिए दोनों हो सकता है। अगर कैट कहीं ऊपर से जंप करके आ रही है तो अपॉन लगा देना। ठीक है, कहीं ऊपर से टेरेस वगैरह से, छत से जंप करके आई है, और अगर नीचे से जंप करके जाके टेबल पे बैठ रही है तो ऑन टू लगा देना। तो कैट के लिए दोनों लगेगा, बट बुक अपने से जंप करके थोड़ी जाके बैठेगा। द कैट वॉज सिटिंग, यहाँ कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, बट अगर ऑप्शन में, वैसे तो ऑन टू भी आ सकता है, बट मैंने ऑन टू नहीं रखा है। बट कैट पहले से चेयर पे बैठी हुई है, मूवमेंट नहीं हो रहा, बट कैट जंप करके तब चेयर पे आ रही है, तो मूवमेंट हो रहा है, अपॉन लगा। पाउंस का मतलब होता है झपट्टा, टाइगर ने झपट्टा मारा बॉय पे, तो मूवमेंट हो रहा है, अपॉन। वैसे कैट के लिए आप ऑन टू भी लगा सकते हो, नीचे से जंप करके अगर आप जाती है। ठीक है, ये भी हो गया। 3 वाला नहीं आया। पाउंस का मतलब होता है झपट्टा, एकदम बॉय पर झपट्टा मारा कहीं होगा और मूवमेंट हो रहा है, तो ऑन मत लगाना। ऑन तो बगैर मूवमेंट के लिए लगाते। ये भी हो गया। ऑन टू, ऑन टू भी बता दिया। ये देखो, ये ऑन टू कैसे लगेगा। ही वॉज सिटिंग, वो पहले से घोड़े पे बैठा हुआ है, पहले से घोड़े पे बैठा हुआ है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। ऑन टू तो मूवमेंट के लिए होता है, बट ही माउंटेड, माउंट का मतलब होता है ना, माउंटेन होता है ना, माउंटेन का चढ़ाई, माउंटेन। माउंटेन का मतलब होता है नीचे से ऊपर माउंटेन बनता है, तो माउंटेड का मतलब होता है यहाँ पे जंप्ड, वो जंप करके तब जाके घोड़े पे बैठा। तो ऑन तो मूवमेंट के लिए नहीं होता ना, बट यहाँ तो जंप, ही माउंटेड ऑन द हॉर्स नहीं होगा, ऑन टू, जंप करके तब घोड़े पे गया। क्लाइंब, कूद के घोड़े पे बैठा। ऑन में कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो सिटिंग में तो कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, ऑन लगा दिया। बट जंप करके घोड़े पे ऊपर बैठ गया, यहाँ भी क्लाइंब करके बैठ, ऑन।
ठीक है, ये ऑन टू अंडर, हाँ। अब आ जाओ ओवर और अंडर। ऑन का मतलब होता है पर, कोई भी चीज सतह से कांटेक्ट में है, और ओवर का मतलब होता है ऊपर। ये भी बहुत ब्यूटीफुल है, ओवर। ओवर का एक और मतलब होता है, एक तो खत्म होने के सेंस में भी है, द एग्जाम इज ओवर, द राशन इज ओवर, द फूड इज ओवर, फूड खत्म हो गया। और एक तो क्रिकेट वाला ओवर होता है, बट अभी हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ ओवर को प्लेस के सेंस में पढ़ेंगे, जिसका मतलब है ऊपर। जैसे बुक जो है टेबल के ऊपर नहीं है, बुक टेबल से सटा हुआ है, तो बुक इज ऑन द टेबल, ओवर मत लगाना। लेकिन मेरे सिर के ऊपर अगर कोई फैन है, तो फैन मेरे सिर से सटा हुआ नहीं है, तो मैं ओवर लगाऊंगी। ठीक है, ओवर का मतलब भी ऊपर और अबव का मतलब भी ऊपर। और आप बोलोगे मैम दोनों का मतलब तो ऊपर होता है, दोनों में क्या डिफरेंस? ठीक है, ओवर का उल्टा होता है अंडर, और अबव का उल्टा होता है बिलो। ओवर का उल्टा अंडर होता है और अबव का उल्टा बिलो होता है, और दोनों का मतलब नीचे होता है। तो आपके दिमाग में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंस। ठीक है, दोनों में डिफरेंस क्या है? ओवर भी तो ऊपर है, अबव भी तो ऊपर है, अंडर भी तो नीचे है, बिलो भी तो नीचे है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस क्या बता रही हूँ। जैसे कोई भी चीज आपसे कितना ऊपर है, या तो हम उसकी हाइट लेते हैं, कोई भी चीज आपसे कितना ऊपर है, या तो हम उसकी लेवल लेते हैं। ठीक है, लेवल हम उस चीज की लेते हैं ना, जो चीजें फैली हुई है। ठीक है, अब मेरे सिर के ऊपर एक फैन है, तो ना मेरा सिर फैला हुआ है ना फैन फैला हुआ है। जो फैन है वो मेरे सिर से कितना ऊंचा है, मैं लेवल थोड़ी लूंगी, मैं हाइट लूंगी। ठीक है, हाइट लूंगी, हाइट। लेकिन पानी मेरे सिर से कितना ऊपर है, पानी फैला हुआ होता है, तो फैले हुए चीजों की क्या ली जाती है? फैले वाले चीजों की लेवल ली जाती है। ठीक है, और जो चीजें फैला हुआ नहीं है, जो चीजें उसकी हाइट ली जाती है। देखो एक होता है ना वर्टिकल, आपने ऐसा पढ़ा होगा, वर्टिकल लाइंस। वर्टिकल लाइंस इसको बोलते हैं, और हॉरिजॉन्टल लाइन इसको बोलते हैं। ठीक है, जो चीजें फ्लैट है, जो चीज फैला हुआ है, उसको हॉरिजॉन्टल लाइंस बोलते हैं, और जो चीजें एकदम हाइट वाइज सेंस में है, तो उसको हम बोलते हैं वर्टिकल। तो हम दो तरह से ले सकते हैं, किसी भी चीज का वर्टिकल हाइट लेना। वर्टिकल हाइट मतलब कोई भी चीज फैला हुआ नहीं है। जैसे फैन जो है मेरे से कितना ऊपर है, तो मैं उसका हाइट लूंगी, तो मैं उसको बोलूंगी वर्टिकल। और पानी का लेवल फैला हुआ है, फैला हुआ चीज को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है, ओवर का मतलब भी ऊपर, बट ओवर का मतलब है कोई भी चीज वर्टिकली हाइट वाइज आपसे कितना ऊपर है। ये कोई भी चीज आपसे हाइट वाइज कितना ऊपर है, उसके लिए हम ओवर लगाते हैं। ये कंफ्यूज करते हैं ज्यादातर, ऐसा एरर ना, एरर में ना आके फिल अप द ब्लैंक्स में आता है, दोनों ऑप्शन डाल देंगे, दोनों ऑप्शन डाल देंगे। वर्टिकली अपवर्ड्स और अबव का मतलब भी तो ऊपर होता है, बट ये हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली वो कोई भी चीज आपसे कितना ऊपर है। हॉरिजॉन्टल का मतलब है जो चीज फैला हुआ है। तो इसको दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हो कि अबव का मतलब होता है लेवल। अबव में कोई भी चीज लेवल से कितना ऊपर है, लेवल वाइज कितना ऊपर है, और वर्टिकली इज हाइट वाइज आपसे कितना ऊपर है, हाइट वाइज, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हाइट वाइज। अंडर का मतलब भी नीचे, और ओवर का उल्टा बिलो नहीं होता है, अंडर होता है, और अबव का उल्टा बिलो होता है। तो अंडर भी वर्टिकली होता है, कोई भी चीज आपसे कितना नीचे है। जैसे कैट टेबल के नीचे बैठी हुई है, तो कैट टेबल से कितना नीचे है, लेवल नहीं लेंगे ना, हाइट लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैट और टेबल फैला हुआ नहीं है। तो अंडर भी वर्टिकली होता है, जैसे ओवर वर्टिकली होता है, तो अंडर भी वर्टिकली होता है, इसीलिए तो ओवर का उल्टा अंडर होता है, बट ये नीचे के सेंस में, वर्टिकली डाउनवर्ड्स। वर्टिकली डाउनवर्ड्स में भी हाइट लेते हैं। ठीक है, और ये चीज हॉरिजॉन्टली, लंबाई मतलब फैला हुआ है, और पानी का लेवल कितनी, हाँ, बट हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स। जैसे ये हॉरिजॉन्टली अपवर्ड है ना, बिलो इज हॉरिजॉन्टली डाउनवर्ड्स। पहले आप इसको लिखो, क्लियर हो जाएगा। लेवल वाइज, लेवल वाइज कितना नीचे,
जब लेवल लेते हैं तो हम अवव बिलो लगाते हैं, ठीक है। जब भी किसी बात में लेवल की बात करें तो वहां पे अवव या बिलो लगाएंगे। अवव ऊपर के सेंस में है और बिलो नीचे के सेंस में। और किसी भी चीज का अगर हाइट लेते हैं तो वहां पे ओवर या अंडर लगाते हैं। ओवर ऊपर के सेंस में, अंडर नीचे के सेंस में। राइट इट डाउन, आई गिव यू मेनी एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। ओके डन। अब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, उसमें छोड़ो, स्लाइड्स में मैं अपना वाला एग्जाम्पल दूंगी। लिखते जाइए फटाफट। आप लिखो पहले इसको। फर्स्ट राइट इट डाउन। लिख के डन बोलना।
ठीक है, लिख लिया। हाँ, द फैन इज ओवर या अरे एक मिनट गलती से इसमें ये कर दिया ना, अब होना चाहिए ना, अब होना। द फैन इज ओवर या अबव माई हेड। जो फैन है वो मेरे सिर के ऊपर है, तो ये जो फैन है मेरे हेड से कितना ऊंचा है, ये जो फैन है मेरे सिर से कितना ऊंचा है, मैं क्या लूंगी, लेवल नहीं लूंगी ना, हाइट लूंगी, हाइट लूंगी। बट अबव तो लेवल के लिए होता है, ठीक है, अबव तो लेवल के लिए होता है, तो ओवर लगाना, ओवर। एरोप्लेन जब उड़ रहा था, जब एरोप्लेन मेरे सिर के ऊपर से गया, तो एरोप्लेन मेरे सिर से कितना ऊंचा था, एरोप्लेन मेरे सिर के ऊपर से उड़ के चला गया, तो जब मेरे सिर के ऊपर था तो मेरे सिर से कितना ऊंचा था, इसका भी हम लोग हाइट ही लेंगे, ठीक है, अबव लेवल नहीं लेंगे। द कैट टेबल से कितने नीचे है, टेबल और कैट के बीच में कितना डिफरेंस है, हम हाइट लेंगे, और ये तो लेवल के लिए होता है, हम तो हाइट लेंगे। द सन सेट्स डैश द होराइजन। होराइजन को हिंदी में क्या बोलते हैं, होराइजन इन हिंदी इज नोन एज क्षितिज। क्षितिज किसको बोलते हैं, जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। होराइजन इज द लाइन, ठीक है, होराइजन इज द लाइन वेयर द अर्थ एंड द स्काई सीम्स टू मीट, जहां धरती और आसमान मिलते हुए मिलते हैं, धरती भी फैला, आसमान भी फैला हुआ है, और फैले वाली चीजों की लेवल होती। किसी के परफॉर्मेंस का हाइट नहीं होता है, परफॉर्मेंस का लेवल होता है, ठीक है। अगर किसी का परफॉर्मेंस अच्छा है तो अबव एवरेज बोलोगे, परफॉर्मेंस खराब है तो बिलो एवरेज बोलोगे, लेवल होता है। और गरीबी रेखा, रेखा इज द लाइन, तो गरीबी रेखा का भी लेवल होता है, जो नीचे है उसको बोलते हैं ना बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल। गरीबी रेखा से जो ऊपर है एपीएल, तो अबव पॉवर्टी लाइन, बिलो पॉवर्टी लाइन, तो यहाँ अबव हो जाएगा, ओवर तो होगा, बिलो भी हो सकता है, बिलो भी लेवल ही बताता है। लिखिए लिखिए लिखिए। कल मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगी, प्रेपोजिशन कोशिश करूंगी। सन वाला में अबव कहां से आएगा, बिलो। द सन सेट्स क्षितिज के अबव नहीं होता है, बिलो होता है, बिलो बिलो। द कैट टेबल से, देखो एक दो चीज याद रखो, देखो एक होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइन को, परपेंडिकुलर, ठीक है। वर्टिकल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वर्टिकल चीजों की हाइट ली जाती है, और जो चीजें फैली हुई है, ठीक है, फैली वाली चीजों को हम हॉरिजॉन्टल लेते हैं, और हॉरिजॉन्टल चीजों की लेवल ली जाती है। अब कोई बच्चा है, जैसे बच्चा का एक लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड लेवल होता है, इस लाइन से उसका परफॉर्मेंस ऊपर है तो हम लोग अबव एवरेज बोलेंगे, एवरेज से ऊपर है, और नीचे है तो हम बिलो एवरेज बोलेंगे। किसी का परफॉर्मेंस, किसी की क्षमता की हाइट नहीं होती है,
हमेशा लेवल होता है। उसी तरह गरीबी रेखा से ऊपर है तो अबव पॉवर्टी लाइन बोलेंगे, नीचे है तो बीपीएल बोलेंगे। सपोज कोई टेबल है और उसके नीचे ये कैट बैठी हुई है, ठीक है, ये कैट बैठी हुई है टेबल के नीचे। तो ये जो कैट है टेबल से कितने नीचे है? ये चेयर है और चेयर के नीचे जो कैट बैठी हुई है तो वो चेयर से कितने नीचे है? मैं उसकी हाइट लूंगी ना, चेयर और कैट के बीच का हाइट। तो हाइट के लिए हम अंडर लगा देते हैं, नीचे के सेंस में अंडर और ऊपर के सेंस में ओवर, ठीक है। पॉवर्टी लाइन में दोनों हो सकता है, एपीएल भी हो सकता है, बीपीएल भी हो सकता है। जैसे परफॉर्मेंस में अबव एवरेज भी हो सकता है, बिलो एवरेज भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेवल, क्योंकि अबव और बिलो दोनों लेवल है, ठीक है। अब तो टाइम भी हो गया, एक चीज और बताना था। अच्छा चलो कल बताऊंगी, अभी है, ठीक है, अभी तो है प्रीपोजिशंस। कल खत्म करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि हड़बड़ी में हमें नहीं पढ़ना। बैच को बस ओनली वन टाइम, आप खत्म करने के चक्कर में जल्दी जल्दी पढ़ा दूंगी नहीं, वन टाइम करना है। बट मेरी कोशिश यही है कि 15 मई के करीब आपके बैच ओवर हो जाए, ठीक है। अगर 2-4 दिन ज्यादा भी लग जाता है, बट हमें हड़बड़ी थोड़ी करनी है, कोई दिक्कत नहीं।